evening to all of you. Welcome to Grade Up, India's largest online teaching platform. और आज हम लोग केमिस्ट्री में देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स, और वो टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और हमारा जो कल रह गया था मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको भी हम देख लेंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाए आप लोग, ताकि हम बिना किसी देर के अपने सेशन का आगाज़ कर सकें, शुभारंभ कर सकें। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग निखिल। इम्तियाज़ खान हमारे साथ हैं, स्वागत है, इस्तकबाल है। अभिलाष कुलमित्र हैं हमारे साथ, निशा कुमार हैं, एकता कटारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आयुषी कपूर हैं हमारे साथ, स्वागत है सभी का। सौम्य रंजन है, जय हिंद सौम्य, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे, तैयारियों में कोई कमी ना छोड़ें, आप लोग कसर ना छोड़ें। सोलंकी साहब हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग। आशीष सैनी हैं, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के सेशन को। सबसे पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं। मदन कुमार भी जुड़ चुके हैं, रोशन कुमार कुशल भी हमारे साथ हैं, स्वागत है। सोलंकी साहब हैं। चलिए अम्ल की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अम्ल के गुण देख लेते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, मतलब नीले लिटमस में। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन में लगता है मिस्टेक हो गया। ये ब्लू को रेड करते हैं, मतलब नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। और अम्ल के जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा मतलब वाटर होता है, यानी एसिड को पानी में वाटर में डिसॉल्व कर दें तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, जलीय घोल। और अम्ल को आप जल में घोलेंगे, व्हेन वी डिसॉल्व एसिड इन वाटर देन एसिड्स गिव यू H+। तो जल में घोलने पर H+ देते हैं। जैसे HCl एक एसिड है, इसको वाटर में घोल देते हैं, HCl+H2O, मतलब HCl को वाटर में घोल दिया तो दिस एसिड डिसोसिएट टू गिव अस H+ एंड Cl-। ये घटित होकर H+ और Cl- देगा। H+ को हम लोग बोलते हैं व्हाट, हाइड्रोजन आयन। तो अगर किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं और वो पदार्थ जल में घोलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, निश्चित रूप से वो पदार्थ मतलब एसिड होगा। तो ये एसिड की पहचान होती है, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कि अम्ल को जल में घोलने पर H+ देता है। अम्ल के प्रकार देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। और फिर स्ट्रेंथ के बेसिस पर, मतलब प्रबलता के आधार पर भी हम लोग अम्ल को विभाजित करेंगे। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, है ना। उत्पत्ति के आधार पर अम्ल दो तरह के होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक एसिड, मतलब कार्बनिक अम्ल। दूसरा है मिनरल एसिड, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है कि किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर। तो आइए देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है और मिनरल एसिड क्या होता है। वो एसिड जो हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, अर्थात पौधों से एवं जंतुओं से, ऐसे अम्लों को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन वो एसिड जिसको हम लोग बनाते हैं, मैन मेड एसिड, जिसको हम लोग मिनरल की सहायता से, खनिजों के हेल्प से बनाते हैं, उसको मिनरल एसिड कहते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर विभाजन हुआ। तो देखते हैं डिटेल से। तो पहला है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, जिसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? तो नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनिक एसिड्स। प्रकृति से प्राप्त अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त अम्लों का कहने का मतलब है कि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त अम्लों को हम लोग मतलब ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। दैट इज एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक अम्ल, ये चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू के डंक में। तो पूछा जाता है कि चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो होगा फॉर्मिक अम्ल। अब इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड लिख दिया है। अच्छा, फॉर्मिक एसिड को और क्या बोला जाता है बताइए? इसको बोला जाता है मिथानोइक अम्ल, मिथानोइक एसिड। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लिख दे रहा हूँ मैं, HCOOH। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। सुपर डुपर हिट क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का यूपीएससी नेम क्या है? इथानोइक एसिड, इथानोइक अम्ल। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला होता है CH3COOH। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में और संतरा में। हाँ, नींबू में, संतरा में। प्रणाम हरदीप, गुड शाम विनय जी। चलिए, स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फलों में, या ऑप्शन में लिखा रह सकता है खट्टे फलों में, है ना। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल। तो कोई भी खट्टा फल होगा उसमें आपको स्कॉर्बिक एसिड मिल जाएगा। और यही बताया था स्कॉर्बिक एसिड ही क्या है? विटामिन सी है ना। तो जैसे नींबू है, ऑरेंज है, ये भी खट्टा है, इसका मतलब नींबू में, ऑरेंज में, कोई भी खट्टा फल होगा उसमें स्कॉर्बिक एसिड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, नींबू में, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड भी है, स्कॉर्बिक एसिड भी है, लेकिन ज्यादा मात्रा किसकी होगी? सिट्रिक एसिड की होगी। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर और पालक में, टमाटर प्लस पालक, स्पिनच मतलब पालक होते हैं। टार्टारिक अम्ल पाया जाता है टैमरिंड और ग्रेप्स में, मतलब इमली, इमली और अंगूर में पाया जाता है। सल्फेनिक एसिड पाया जाता है प्याज में। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याज काटने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्याज काटने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज से निकलता है सल्फोनिक एसिड। आपको कंफ्यूज कर देगा ऑप्शन देकर, सल्फेनिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा रहेगा हिंदी में, और सल्फ्यूरस एसिड। तो उत्तर क्या होगा? प्याज काटने पर बिना गम के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज काटने पर रिलीज होता है व्हाट, सल्फोनिक नहीं, क्या होगा? सल्फेनिक एसिड। तो फोनिक कई लोग लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा उत्तर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सूरजनंद, तो बी उत्तर सही होगा। निखिल ने सही कहा। ग्लूटानिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में, ग्लूटानिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में।
न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है डीएनए आरएनए में, और अमाइनो अम्ल पाया जाता है किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। लेकिन बोला गया कि आंसू में कौन सा अम्ल होता है? आंसू में कौन सा अम्ल होता है? प्याज काटने पर आंखों में आंसू आते हैं सल्फेनिक एसिड से, लेकिन आंसुओं में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखिएगा सियालिक एसिड। आंसुओं में क्या होता है? सियालिक एसिड होती है। तो आप देख सकते हो ना गाइस कि ये सब के सब या तो प्लांट से मिल रहे हैं या फिर एनिमल से मिल रहे हैं। तो ये सब के सब किसके उदाहरण हुए? ये सब के सब उदाहरण हुए ऑर्गेनिक एसिड के। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति अर्थात पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कोई शक है किसी को? बहुत ही सुपर डुपर हिट स्लाइड है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सबको इकट्ठा करके मैंने एग्जांपल बना दिया है, और यही है मेरी आदत, मैं क्वेश्चन को एग्जांपल बना देता हूँ ऑप्शन से उठाकर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हुआ मिनरल एसिड, खनिज अम्ल, वो अम्ल जिसको हम लोग प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग और क्या बोलते हैं? कमेंट करेंगे आप लोग। सल्फ्यूरिक एसिड को और क्या बोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, कसीस का तेल, कसीस का तेल। और बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा। और क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। इसका इस्तेमाल करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि लेड स्टोरेज बैटरीज में कौन सा अम्ल भरते हैं? सीसा संचायक बैटरी। एक्चुअली शीशा होता है, लेकिन किताबों में लोग सीसा लिखते हैं, उनको पता नहीं है कि एक्चुअली शीशा होता है। सीसा कोई चीज़ ही नहीं होती है। सीसा संचायक बैटरी में भरा जाता है। HNO3 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक्सप्लोसिव बनाने में, विस्फोटकों के निर्माण में। विस्फोटकों के निर्माण में कौन सा अम्ल यूज होता है? तो नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और क्या बोला जाता है? इसे और बोला जाता है म्यूरियाटिक एसिड। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, किताबों में ऐसा लिखा मिलेगा म्यूरिएटिक अम्ल। तो ऐसे लिखने से कोई फायदा है क्या? बस इंग्लिश में याद रखिए, म्यूरिएटिक एसिड किसे कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही म्यूरियाटिक अम्ल कहते हैं। मीरबैन का तेल इंग्लिश में बताइए। हाँ, एक बार इसे आगे बताएंगे हम। देखिए किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा और अम्ल राज में अंतर होता है, थोड़ी देर के बाद आता है अभी सूरज, ठीक है, एक्वारिजी अलग होता है। तो ये क्लासिफिकेशन था किसके आधार पर? मतलब उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पर, स्ट्रेंथ यानी प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर भी अम्ल दो प्रकार के होंगे, एक होगा वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल, और दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, है ना। तो देखिए एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है उसकी वजह क्या है? H+ के पानी में घोलने पर जो पदार्थ H+ देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, वो मतलब एसिड है। अच्छा, अब वीक एसिड किसको बोलेंगे? वो अम्ल जो पानी में घोलने पर बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, उसको हम वीक एसिड बोलेंगे। तो जल में घोलने पर जो काफी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा उसको हम वीक एसिड बोलेंगे। और एग्जांपल में आ जाता है सभी कार्बनिक अम्ल, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आपने पढ़े, जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब के सब मतलब वीक एसिड के उदाहरण है। तो देखिए वर्ड में जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें जो एसिड दिया है वो वीक एसिड दिया है, ताकि आप उस एसिड के खट्टेपन का स्वाद ले सकें और आपका मुंह भी सही सलामत रह सके। जैसे टमाटर, है ना, नींबू, दही, ये सब में कैसी एसिड है? ये सब कैसी एसिड है? तो वीक एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो आपका मुंह जल जाता, तो इसलिए गॉड ने इंतजाम किया है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, वो एसिड जो पानी में घुलने पर काफी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। दोस एसिड्स व्हिच प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और सभी खनिज अम्ल इसके उदाहरण हैं, जैसे HNO3, H2SO4, HCl। जितने मिनरल एसिड हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं एक्सेप्ट H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये वीक एसिड है, याद रखेंगे। ये वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो खनिज अम्ल होते हुए भी ये दुर्बल है, बाकी सबके सब जो खनिज अम्ल हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ये जो मतलब कार्बोनिक एसिड है वो कैसे बनता है? कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? देखिए कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है कि CO2 को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो बन जाता है H2CO3। और ये एसिड थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, और यही रेन वाटर में भी होता है। वर्षा के जल में कौन सा एसिड होता ही होता है? तो वर्षा के जल में ये होता ही होता है, कौन? H2CO3। कोल्ड ड्रिंक्स में जो बबल्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में जो बबल्स होते हैं वो किसके बबल्स होते हैं? CO2 के बबल्स होते हैं। ये CO2 के बबल्स वाटर से रिएक्शन करके बना लेते हैं, थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में H2CO3। वर्षा की बूंदें जब हवा से होकर गुजरती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 से मिलकर बना लेती हैं क्या? H2CO3। तो देखिए वर्षा के जल में जो एसिड दिया है गॉड ने, वर्षा के जल में जो एसिड दिया है गॉड ने वो क्या है? वीक एसिड दिया, ताकि आप वर्षा का लुत्फ उठा सके, वर्षा के पानी में नहा सके। अदरवाइज जितने बरसात के गाने आते हैं ना, टिप टिप बरसा पानी और जम के बरस, थम के बरस, ये सब नहीं आता मार्केट में गाने। अगर वर्षा के जल में जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो बरसात होती तो लोग निकलना भूल जाते, वरना भी तो जल ही जाता। तो ये सब गॉड ने इंतजाम हम लोगों के लिए कर रखा है। तो बरसात पे बहुत सारे गाने आते रहते हैं, देखा होगा मार्केट में। उसमें सबसे अच्छा गाना है टिप टिप बरसा पानी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। अब आइए देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच पैमाना। पीएच स्केल देने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था सोरेनसन। क्या है? सोरेनसन। अब आप देखिए कि ये पीएच स्केल होता क्या है। आपने रिक्टर स्केल के बारे में तो सुना होगा। रिक्टर स्केल नंबर का एक स्केल है जो 1 से 14 तक वैरी करता है। इस पर हम अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि भूकंप आया है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 14 तक होता है। अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 6 से ज्यादा है तो माना जाता है कि डिस्ट्रक्टिव है, और 6 से कम है तो कम डिस्ट्रक्टिव होगा। उसी तरह से जो पीएच स्केल है वो भी नंबर का एक स्केल है, लेकिन ये 0 से 14 तक वैरी करता है। कहाँ तक? 0 से 14 तक। बीच में 7 होता है। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 है तो वो ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोले तो उदासीन। पीएच स्केल पर अगर पीएच 7 से ज्यादा है, किसी पदार्थ का पीएच 7 से ज्यादा है तो कहते हैं कि वो पदार्थ क्या है? बेसिक है, क्षारीय है। और 7 से कम है तो कहते हैं कि एसिडिक है, अम्लीय है। यही है पीएच स्केल।
तो पीएच स्केल एक नंबर का स्केल है जिसमें हम एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं कि कोई एसिड है तो कितना एसिडिक है, कोई बेस है तो कितना बेसिक है। जैसे आपके पास 3 सॉल्यूशन हो, 3 घोल हैं आपके पास, घोल का नाम देते हैं ABC, और तीनों का हमने पीएच भी मेंशन कर रखा है 0, 1 और 4, 0, 1 और 4। तो आप बताइए तीनों सॉल्यूशन का नेचर बताइए, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? बोलिए, तीनों सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? तो आप कहिएगा कि तीनों का जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा वो अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का जो पीएच है वो 7 से कम है। लेकिन अगर पूछा जाए कि तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? वेरी गुड, सभी का उत्तर है, बहुत खूब बहुत खूब। लेस देन, यशवीर वेरी गुड, लेस देन 7 है तो मतलब क्या होगा, एसिडिक होगा। 7 से कम है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, बेसिक होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ए, बी और सी में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो उत्तर होगा ए। ए क्या होगा, ए इज मोर एसिडिक। ए जो है वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, है ना, सबसे अधिक अम्लीय होगा ए। क्यों? देखिए 7 से कम वाला एसिड तो होगा, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट इंक्रीज कर रहा है। एरो से क्या मतलब है, एरो देने से क्या मतलब है कि 7 से कम वाला एसिड तो होगा लेकिन एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है राइट टू लेफ्ट जाने पर। तो सबसे लास्ट में कौन है, 0, तो 0 का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसी तरह से 3 सॉल्यूशन और लेता हूँ मैं, 3 सॉल्यूशन और लेता हूँ, डी, ई और एफ, और तीनों का पीएच भी दे देता हूँ आपके सामने, 8, 10 और 14। अब बताइए तीनों का नेचर कैसा होगा, टेल मी द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशंस। सो योर आंसर शुड बी दिस 3 सॉल्यूशंस आर बेसिक इन नेचर। ये तीनों ही क्षारीय होंगे। क्यों? क्योंकि 7 से ज़्यादा है, तीनों का जो मतलब पीएच है वो 7 से ज़्यादा है, तो तीनों ही बेसिक होंगे, क्षारीय होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो एफ होगा। एफ जो होगा वो मोर बेसिक होगा, सबसे अधिक क्षारीय। सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, तो एफ होगा। एफ विल बी मोर बेसिक। क्यों? क्योंकि 7 से ज़्यादा वाला बेसिक तो होगा, बट बेसिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। हियर एरो इंडिकेट्स दैट व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस स्केल द बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 14 वाला। ठीक है जी, चलिए। तो एसिड है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है, ये बताता है हमें पीएच पैमाना, पीएच स्केल। अब देखिए पीएच और H+ में क्या रिलेशन होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड H+? पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच ज़्यादा है तो उसमें H+ कम होगा, या उल्टा भी बोल सकते हो आप कि अगर H+ कम है तो पीएच ज़्यादा, और H+ ज़्यादा है तो पीएच कम, उल्टा होगा। तो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+। पीएच H+ में इनवर्स का रिलेशन होता है। तो जैसे आपके पास ये 3 सॉल्यूशन है A, B, C, तो आप बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा H+ किस में होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मोर H+? टेल मी, सबसे अधिक H+ किस में होगा? तो आप कहिएगा सबसे अधिक H+ खोजना है तो पीएच कम जिसका पीएच कम उसमें H+ ज़्यादा। तो पीएच सबसे कम A का है तो A हैज मोर H+, मोर H+। तो मोर H+ होने की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर H+ ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो H+ की वजह से होता है। क्वेश्चन है इस मतलब स्लाइड में किसी को कोई डाउट? तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3-4 का पीएच दे दिया जाए, पूछे सबसे ज़्यादा H+ किस में होगा, तो जिसका पीएच कम उसमें H+ ज़्यादा, जिसका पीएच ज़्यादा उसमें H+ कम, कोई शक नहीं। एक्वा रेशियो पे आते हैं। देखिए अम्लों का राजा अगर पूछता है तो अम्लों का राजा का मतलब होता है कौन, H2SO4, लेकिन अम्ल राज का मतलब होता है एक्वारेशिया। एक्वारेशिया क्या होता है, तो HNO3 और HCl का ऐसा घोल जिसमें HCl और HNO3 का रेशियो 3:1 हो, यानी 3 पार्ट आप HCl लो और 1 पार्ट HNO3 लो, तो इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो अम्ल राज कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा आपको, लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। जैसे अगर पूछता है कि एक्वारेशिया में HCl और HNO3 का रेशियो क्या होगा, तो होगा क्या, 3:1। लेकिन वहीं पे अगर पूछता है, लैंग्वेज ऐसा है कि एक्वारेशिया में HNO3 और HCl का रेशियो क्या होगा, तो होगा 1:3। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा आपको। तो आपने देखा होगा किसी किसी बुक में 3:1 लिखा रहता है, किसी किसी बुक में 1:3 लिखा रहता है, तो वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। कैसे इसको याद रखेंगे, क्लू याद रखें। देखिए जिसमें 3 है, HNO3 में क्या आ रहा है 3, तो इसका एक पार्ट लेंगे, तो इसके पार्टनर का कितना पार्ट लेंगे, 3, तो हम लिख देंगे HCl और HNO3 और उल्टा कर देंगे। 3 में HNO3 में 3 है तो इसका एक भाग, और HCl का कितना लेंगे, 3 भाग, उल्टा कर देंगे, तो कभी नहीं भूलेंगे आप ये। एक्वारेशिया का जो यूज है, इसका इस्तेमाल धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व मेटल, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, ये दोनों ही इनर्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं, अक्रिय धातु की श्रेणी में आते हैं। ये दो धातु किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते। इसको बहुत घमंड होता है अपने आप पे कि हमको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आप जानते हैं कि हर शेर पे सवा शेर होता है, घमंड नहीं करना चाहिए आदमी को। तो सोना और प्लैटिनम जिसको बहुत घमंड होता है अपने आप पे, वो भी आकर अपनी पहचान एक्वारेशिया में खो देता है। इसका इस्तेमाल गोल्ड स्मिथ यानी ज्वेलरी मेकर्स यानी स्वर्णकार करते हैं। आपने देखा होगा महिलाएं बहुत सारी जेवरात पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, तो थोड़ा सा वो डल हो जाता है तो उसे मतलब देते हैं स्वर्णकारों के पास ले जाकर के, इसे साफ कर दीजिए, तो इसी घोल में साफ करते हैं। तो बार बार अगर आप साफ करवाएंगे तो कुछ मतलब सोना उसमें घुल भी जाता है ना, तो उसका वेट हल्का होता चला जाएगा। हाँ राजा, पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड दो आधार पर मैंने रिवीजन किया है एसिड का, है ना, कि भाई एक तो ओरिजिन के बेसिस पर और दूसरा स्ट्रेंथ के बेसिस पर। वीक एसिड किसको बोलेंगे, जो H+ कम देगा वाटर में डिसॉल्व करने पे, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो उसको कहेंगे जो H+ ज़्यादा देगा। उसके एग्जांपल भी दिए। अब देखिए सुपर डुपर हिट स्लाइड आ रही है आपके सामने, और वो है आपका एसिड रेन। अम्ल वर्षा क्या होता है, एसिड रेन का कॉज पूछा गया आपसे, कारण क्या होता है। तो देखिए आप एनसीईआरटी पढ़िएगा 11th क्लास की केमिस्ट्री पार्ट 2, तो उसमें देखा होगा कि एसिड रेन की कई वजह लिख रखी है। पहला कॉज है कि फैक्ट्री एग्जॉस्ट, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, घरों से निकलने वाला धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। लेकिन पूछा गया कि मेजर कॉज क्या है, एसिड रेन का मेजर कॉज क्या है, तो वह है फैक्ट्री एग्जॉस्ट, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। ये जो कल कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलता है उसमें दो गैसें बहुत ज्यादा होती हैं, एक तो हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन आर,
अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी होती हैं? गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ये जो फैक्ट्री एग्जॉस्ट है, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, इसमें SO2 और NO2 ज़्यादा है। अब ये SO2 और NO2 जब रिलीज होगा तो ऊपर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाकर वाटर वेपर से रिएक्शन करेगा। SO2 H2O से रिएक्शन करके बना लेगा H2SO4 और NO2 वाटर से रिएक्शन करके बना लेगा HNO3। और ये दोनों एसिड जब वर्षा के पानी के साथ जमीन पे आएंगे तो यही कहलाएगा क्या? एसिड रेन, बोले तो अम्ल वर्षा। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि एसिड्स प्रेजेंट इन एसिड रेन, अम्ल वर्षा में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि पीएच कितना होगा? तो एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा है कि व्हेन pH of rain water drops below 5.6, when pH of rain water drops below 5.6 then this is called acid rain। अगर वर्षा के पानी का pH 5.6 से कम हो गया तब हम उसे अम्ल वर्षा बोलेंगे। सो ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने बोला। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि व्हेन pH of rain water drops below 5.6 then this is called acid rain, है ना। तो ये आप देखिएगा, पढ़िएगा एनसीईआरटी 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है पार्ट 2, उसमें आपको मिल जाएगा ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, और ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन याद रखिए। कि अगर वर्षा के पानी का pH 5.6 से कम हो गया तो हम इसे अम्ल वर्षा कहेंगे। स्टोन लेप्रोसी क्या है या स्टोन कैंसर क्या है? एसिड रेन के कारण अम्ल वर्षा के कारण हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या पत्थर या धातु की बनी हुई बिल्डिंग को जो नुकसान पहुंचता है उसको हम स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के कारण जो है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि मार्बल या धातु की बनी होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है और इसी को हम लोग स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। तो स्टोन लेप्रोसी किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा के कारण होता है। अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम, हार्मफुल इफेक्ट। अम्ल वर्षा जो है वो एग्रीकल्चर को, पौधों को और जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अम्ल वर्षा जो है वो कृषि को, पौधों को एवं जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जलीय जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। जब अम्ल वर्षा होगा तो पानी जो है झरनों में, तालाबों में, झील में जाएगा, जिससे जलीय जंतुओं को नुकसान होगा, जलीय जंतु मर जाएंगे। ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होगा, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होगा जो मार्बल, संगमरमर या धातु के बने होंगे। और ये श्वसन तंत्र से बीमारी पैदा कर सकता है। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी जंतुओं में और मनुष्यों में पैदा कर सकता है। तो ये सब हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो इससे कृषि को नुकसान होगा, पौधों को, जंतुओं को, जलीय जंतुओं को, ऐतिहासिक इमारतों को और श्वसन तंत्र से बीमारियां, श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं वो होगा। हाँ, थोड़ा सा एसिडिक होता है, हल्का एसिडिक होता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो ताजमहल, ताजमहल मार्बल का बना हुआ है। मार्बल बोले तो संगमरमर, संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस पे H2SO4 जाएगा तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट वाटर और CO2, और इस कैल्शियम सल्फेट के बनने की वजह से क्या हो रहा है? पहले ऐसा चमकदार था, थोड़ा सा पीलापन आ गया है ताजमहल में। तो आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास से सारी जो फैक्ट्रीज हैं उसको हटा लिया गया है और जो अभी बची हुई है उसको हटाने की कवायद चल रही है। दूसरा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि कॉपर का बना हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? एसिड रेन की वजह से थोड़ा सा ग्रीनिश होता जा रहा है, हरे रंग का होता जा रहा है। पहले ये ऐसा था और ये बाद में ऐसा हो रहा है, बाद में ऐसा हो रहा है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी स्टोन अम्ल वर्षा की वजह से उसको नुकसान हो रहा है। आते हैं हम लोग बेस पे। बेस जिसको भस्म कहते हैं, इसका स्वाद कड़वा होता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। इसके भी जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, पर इसे जल में घुलने पर OH माइनस देगा। अम्ल को जल में घुलने पर H प्लस देगा, लेकिन बेस को जल में घुलने पर OH माइनस देगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड है, सॉरी बेस है, इसको पानी में घोल दीजिए तो ये डिसोसिएट होकर अपघटित होकर देगा Na प्लस OH माइनस। इस OH माइनस को हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। तो वाटर में घोलने पर जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो पदार्थ जो पानी में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो बेस होगा, और जो H प्लस देता है मतलब हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज एक बार आप देख लीजिए। अब इसका टाइप देख लेते हैं जल्दी से। तो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो बेस का जो बेसिक कैरेक्टर होता है उसकी वजह क्या होती है? OH माइनस। पानी में घोलने पर जो बेस अगर ढेर सारा OH माइनस देता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन पानी में घोलने पर जो कम मात्रा में OH माइनस देगा, कम मात्रा में OH माइनस देगा, उसको हम वीक बेस बोलेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है बेस और दूसरा होता है एल्कली, भस्म और क्षार। लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन बेस और एल्कली में फर्क होता है। आप मुझे बताइए कि बेस और एल्कली में क्या फर्क होता है?
तो यहाँ पे मैं लिख दिया है कि वाटर, मैंने लिखा है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। जल में घुलनशील भस्मों को क्षार कहा जाता है। इससे क्या पता चलता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, दोज बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज व्हिच कैन डिसॉल्व इन वाटर। तो सारे के सारे क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सारे भस्म क्षार नहीं हो सकते। उन भस्मों को क्षार कहेंगे जो जल में घुल सकते हैं। जैसे कि देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप बेस भी बोल सकते हैं, एल्कली भी बोल सकते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में घुल सकता है। इज इट क्लियर? इफ क्लियर प्लीज कमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बेस आर मेटल, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई एसिड किसी बेस या एल्कली से प्रतिक्रिया करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब कोई अम्ल किसी क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे HCl एक एसिड है, NaO एक बेस है। अब दोनों में रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl से रिएक्शन करेगा और HOH से रिएक्शन करेगा, तो बन जाएगा NaCl और HOH मिलकर बन जाएगा H2O। इसको हम क्या बोलते हैं? NaCl को क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, साधारण नमक कहते हैं इसको। तो ये कॉमन सॉल्ट बनाने का लैब मेथड है ना, लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में नमक ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन कमर्शियली नमक को ऐसे नहीं बनाते। कमर्शियली हम समुद्र के पानी से वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। अब सॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। क्या होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग है, घर में मान लिया मम्मी पापा दोनों स्ट्रॉन्ग है, कोई किसी पे हावी नहीं है, तो घर का माहौल न्यूट्रल रहेगा। आधे जो है मम्मी के पसंद का सामान, आधे जो है पापा के पसंद का सामान रहेगा, न्यूट्रल माहौल रहेगा, डोमिनेट नहीं होगा किसी की ख्वाहिश, तो न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बना NaCl। NaCl कैसा होगा? ये सॉल्ट होगा, कैसा होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखिए एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया मान लिया और बेस वीक है। अब देखिए मम्मी पापा में से मान लिया कोई एक स्ट्रॉन्ग है, तो घर का जो घर पे जो छाप होगी वो उसी की होगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। तो सॉल्ट किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। देखिए जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। ये जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पे एसिडिक होगा। अब यहाँ पे एसिड मान लिया वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो अब सॉल्ट का नेचर बेसिक हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग है ना उसी की झलक घर में दिखाई पड़ेगी, तो घर को सॉल्ट समझ लो, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उसी के नेचर का होगा सॉल्ट, है ना। जैसे देखिए एसिटिक एसिड, आप जानते हैं कि वीक एसिड है और NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बन गया सोडियम एसिटेट। अब दोनों ही न्यूट्रल है, सॉरी दोनों ही वीक है, तो सॉल्ट भी कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों वीक है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। और जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के नेचर का सॉल्ट होगा। समझ में आ रहा है सबको? ये जैसे देखिए ये एसिटिक एसिड है, वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, तो ये बन गया अमोनियम एसिटेट, सॉल्ट और ये वाटर। एक बार इसको देख लीजिए। तो याद रख लीजिएगा कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक, बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, दोनों वीक है तो न्यूट्रल। समझ में आया इतना? समझ में आ गया तो एक बार आप लोग लिख दें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि लैब में कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है जब रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड का वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से। ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रयोगशाला में साधारण नमक का निर्माण होता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड रिएक्शन करता है वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करता है वीक बेस से, वीक एसिड रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस से। तो याद रखिए HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है? बताया था स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तब बनता है साधारण नमक। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो उतना बस याद रख लीजिए, ठीक है जी। तो ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल होगा। जो हम लोग नमक खाते हैं यही तो है, NaCl ही तो होता है, जो खाने वाला नमक है NaCl ही होता है ना। अब एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपयोग। आपको मैंने बताया था कि भाई फूड जब स्टमक में जाता है, ये फूड को आप बक्कल कैविटी में चबा रहे थे, निगल लिया तो फूड कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। ये है आमाशय, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये है आपका आमाशय, ठीक है जी। फूड जब आमाशय में आता था तो आमाशय की दीवारों से क्या रिलीज होता था? HCl। HCl क्या करता था कि जीवाणुओं को मार देता था, कि भोजन में अगर कोई जीवाणु है तो उसको किल कर देगा, और अगर और आमाशय में जो एंजाइम है उसको एक्टिव कर देगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया है या समय पर नहीं खाया है या बहुत ज्यादा खाना खा लिया है तो यही HCl काफी अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है और हो जाती है एसिडिटी। तो एसिडिटी क्यों होती है? ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन ऑफ HCl। HCl के अधिक स्रावित होने से क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी क्यों होती है? HCl के अधिक स्रावित होने से हो जाती है एसिडिटी, और एसिडिटी को भगाने के लिए जो दवाएं यूज करते हैं उन दवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटासिड। तो एंटासिड वो मेडिसिन होती हैं जो एसिडिटी को खत्म करने के लिए यूज की जाती हैं। तो एंटासिड क्या होता है? क्षार होगा या अम्ल होगा? तो एसिड का एंटी क्या होना चाहिए था? बेस होना चाहिए था। तो पूछा गया कि भाई एंटासिड क्या होते हैं? तो उत्तर था क्षार। क्षार में भी कैसा? तो दुर्बल क्षार होते हैं, वीक बेस होते हैं। अब देखिए आपके स्टमक में HCl ज्यादा सेक्रेट हो गया है, जिससे हो गई है एसिडिटी। एसिडिटी को भगाने के लिए आप जो दवाएं यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एंटासिड, और एंटासिड एक्चुअली क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो आपको एसिडिटी हो गई है क्योंकि HCl ज्यादा सेक्रेट हो गया आपके स्टमक में। आपने जो दवाई ली है जिसको हम एंटासिड कहते हैं वो दरअसल क्या है? वीक बेस है। तो बेस जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? सॉल्ट और वाटर, और मिल जाएगा आपको क्या? आराम। तो जो एंटासिड है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्योरी पे काम करता है। तो स्टमक में एसिड ज्यादा बन गया है, बाहर से बेस लिया, ये बेस एसिड को बदल देगा किसमें? सॉल्ट और वाटर में, और आपको मिल जाएगा आराम। जैसे बहुत ज्यादा एसिडिटी होने पर डॉक्टर एक दवाई लिखता है चूने जैसा बिल्कुल गाढ़ा सा सिरप, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, वीक बेस है। आप बाहर से क्या ले रहे हैं, ये वाला सिरप ले रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से सिरप आता है, क्रेमाफिन, बहुत सारा अलग अलग नाम से आता है। ये दरअसल होता है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन करेगा, बना लेगा MgCl2 प्लस वाटर, आराम मिल गया। डाइजिन आपने देखा होगा, डॉक्टर लिखता है, सिरप भी आता है, टैबलेट भी आता है। डाइजिन में आपने कभी देखा है उसका कंपोजिशन, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही वीक बेस हैं। डाइजिन में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही वीक बेस हैं। ये रिएक्शन करेगा, HCl से सॉल्ट में बदल देगा। आप इनो पी लेते हैं, इनो में क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3। NaOCO3 का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को क्या लिखते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा को पानी में डालिएगा तो ये कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है, और 6 सेकंड में दे देता है क्या, आराम। तो इसमें क्या होता है, NaHCO3 अलग अलग फ्लेवर में आता है, कोका कोला फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, है ना। हाँ, बहुत सारा अलग अलग नाम से टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, कैप्सूल नहीं मतलब सिरप में भी आता है। तो एक तो एसिडिटी भगाने के लिए हम एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, है ना। फिर है कि जैसे देखिए, आपने कोई मीठी चीज़ खा ली है, तो मीठी चीज़ में होता है शुगर, शर्करा होती है। जैसे कि आपने चॉकलेट खा लिया या खीर खा लिया, तो और बिना ब्रश किए हुए सो गए, तो ये जो मीठी चीज़ है उसमें शुगर होता है। ये जो शुगर होता है, तो आपके मुंह में कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ जीवाणु होता है, तो आपके बकल कैविटी में, मुंह में कुछ जीवाणु होता है जो शुगर को बदल देगा किसमें, एसिड में। तो जब एसिड में बदलेगा तो मौत का पीएच धीरे धीरे घटने लगेगा। मौत का पीएच घटते घटते अगर 5 से कम हो जाएगा तो ये क्षतिग्रस्त करना चालू कर देगा। क्या करेगा, क्षतिग्रस्त करना चालू कर देगा किसको, दांतों के इनामेल को। दांत की जो ऊपरी परत होती है, जो व्हाइटिश कलर की है, वो किसकी बनी होती है, इनामेल की। तो ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, ये जो एसिड आपके मुंह में बना है, ये दांतों के इनामेल को क्षतिग्रस्त करना चालू कर देगा, जिसकी वजह से दांतों में क्या आ जाएगी, कैविटी आ जाएगी। ये देखिए कैविटी आ गई दांतों में। अगर आपको कैविटी से बचना है तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए पेस्ट, ऐसा पेस्ट जिसमें कि क्या हो, क्षार हो। तो पेस्ट से ब्रश करेंगे सोने से पहले, तो पेस्ट में जो क्षार है वो माउथ में जो एसिड बना है उससे रिएक्शन करके बना देगा सॉल्ट और वाटर, और फिर नो कैविटी हो जाएगी। देखिए ये दोनों दांत हंस रहे हैं, कैविटी नहीं है, लेकिन इसमें बेचारा कैविटी हो गया। देखिए कितना मायूस सा ये दांत है ना। तो आपने देखिए मीठा खाया हो या ना खाया हो, कोई भी फूड आइटम आप खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें शुगर होता है जो आपके दांतों में फंसा रह जाता है, और फिर वही उसमें जो शुगर है उसको जीवाणु बदल देते हैं किसमें, एसिड में, और ये एसिड क्षतिग्रस्त करते हैं दांतों के इनामेल को, जिससे हो जाती है कैविटी। को शक है यहाँ तक किसी को। अगला एप्लीकेशन बताता हूँ, हैंड टेस्टिंग। चींटी का डंक। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो अगर आपको चींटी ने काट लिया है तो आपके स्किन में इंजेक्ट कर देगा क्या, HCOOH, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, रैशेज आने शुरू हो जाएंगे, रैशेज आने शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ पर चींटी ने काटा है, एट द साइट ऑफ हैंड बाइट यू शुड अप्लाई कैलेमाइन सोल्यूशन। तो वहाँ पे क्या लगाइए, वहाँ पे आपको लगाना चाहिए कैलेमाइन सोल्यूशन। कैलेमाइन सोल्यूशन क्या है, देखिए बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा घर में होता है, खाने वाला सोडा NaCO3, इसको पानी में घोल दीजिए। तो बेकिंग सोडा का पानी में घोल कहलाता है कैलेमाइन सोल्यूशन, और बेकिंग सोडा का पानी में जो घोल होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक होता है। तो क्या कीजिए कि किसी के घर से, आपके घर में नहीं है तो किसी के घर से बेकिंग सोडा मांगकर उसको पानी में घोल कर यहाँ पे ऐसे ऐसे रब कर दीजिए। तो बेकिंग सोडा में क्या है, NaCO3 वाटर में घोल दिया, तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। ये बेस रिएक्शन करेगा एसिड से, बना देगा सॉल्ट और वाटर, और मिल जाएगा आपको वहाँ पे रिलीफ, आराम मिल जाएगा। तो रेडनेस और जो स्वेलिंग आ रही है वो खत्म हो जाएगी। या फिर आप पेस्ट भी लगा सकते हैं, वहाँ पे पेस्ट लगा दीजिए, पेस्ट में भी बेस होता है, ठीक है, क्लियर है जी। एक और बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरक का जो इस्तेमाल करते हैं जो किसान, तो उससे जो मिट्टी है, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मिट्टी को बना देता है अम्लीय। और अम्लीय होने के कारण जमीन हो जाती है बंजर, पैदावार नहीं होगी। तो अगर मिट्टी क्या हो गया है, अम्लीय हो गया है, तो वहाँ पे आप छिड़क दीजिए सेलेक्ट लाइम उस मिट्टी में। सेलेक्ट लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है देखिए, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोल रहे हैं, चूना। मार्केट से आप चूना खरीद कर लाते हैं। अब इस चूना को पानी में घोल दीजिए, तो ये बन जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इस बुझा हुआ चूना से लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं, इसी को पान पे लगाते हैं, इसी को खैनी में लगाकर लोग खैनी खाते हैं, है ना। और इसी को अगर आपने खेतों में छिड़क दिया तो सेलेक्ट लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक बेस है। तो बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का
इस्तेमाल करने से मिट्टी हो जाती है अम्लीय, तो छिड़क देना चाहिए क्या? सेलेक्ट लाइन मतलब बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना मिट्टी में जो अम्ल उपस्थित है उसे रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना लेगा और जमीन क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो मार्केट से जो चूना खरीद कर लाते हैं वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसको पानी में घोल दीजिएगा तो जबरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइन यानी बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसी से व्हाइट वॉशिंग करते हैं, घरों को रंगते हैं। इसी को पान पे लगाकर लोग खाते हैं और खैनी भी देखिए खा रहे हैं लोग। उस पर लिखा हुआ कि टोबैको कॉजेस कैंसर, फिर भी खा रहे हैं लोग। बिच्छू के काटने पर बिच्छू बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कर देता है तो इससे उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो पीएच मीटर होता है, वो किसान के पास रहता है। अब तो लोग देते भी हैं किसान को चेक करने के लिए मिट्टी का कि ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो फिर उसमें स्लेग लाइन देखिए छिड़कते हैं ना लोग, ये स्लेग लाइन छिड़कते हैं खेत में। आते हैं कल का जो मिसिंग चैप्टर है उसको देखते हैं। हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, मतलब नाभिकीय अभिक्रिया की। नाभिकीय अभिक्रिया की नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। फ्यूजन रिएक्शन मतलब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। फ्यूजन का मतलब जुड़ना और फिजन का मतलब टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है जी। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि एक बड़ा एटम टूटकर दो छोटे एटम बना लेता है और इस दौरान काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बड़ा एटम टूटकर दो छोटे एटम बनाता है और साथ ही साथ इस दौरान काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है और इस दौरान काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को सबसे पहले ऑटो हॉर्न और एफ स्ट्रासमैन ने किया था। तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन वाज डन बाई, प्रथम न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न ने और एफ स्ट्रासमैन ने की थी। इन्होंने क्या किया कि यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन का अटैक करवाया तो इन्होंने देखा कि ये जो यूरेनियम था दो छोटे छोटे एटम में या नाभिकों में टूट गया। बैरियम में और क्रिप्टन में साथ ही 3 न्यूट्रॉन भी निकला और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकली। और अगर आपने यूरेनियम की मात्रा अधिक ले रखी है तो ये रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, फिर किसी के बस की बात नहीं है कि इस रिएक्शन को रोक ले। क्यों? देखिए, ये यूरेनियम था, यूरेनियम पर आपने न्यूट्रॉन का अटैक करवाया तो क्या निकलेगा? बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। तो हम लोग न्यूट्रॉन को दिखा ले रहे हैं, यूरेनियम पे अटैक करवाएंगे तो 3 न्यूट्रॉन निकल जाएगा। बैरियम क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, एनर्जी भी निकलती है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये न्यूट्रॉन फिर फ्रेश यूरेनियम पर अटैक करेंगे और सबसे 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे फिर से। न्यूट्रॉन 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 और इससे भी 3 निकल जाएंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये फिर फ्रेश यूरेनियम पे अटैक करेंगे और फिर इससे 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। अब ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक यूरेनियम मौजूद है। तो देखिए हर स्टेप से क्या हो रही है? एनर्जी निकल रही है। बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, एनर्जी 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 और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कि जबरदस्त क्या होगा? विस्फोट होगा। और यही क्या है? एटम बॉम्ब है। क्या है ये? एटम बॉम्ब है। तो एटम बॉम्ब में क्या होती है? अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। तो ये रिएक्शन को अगर आप यूं ही छोड़ दें तो क्या बन जाता है? अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। और यही आपका एटम बॉम्ब है, परमाणु बॉम्ब है। तो परमाणु बॉम्ब में कुछ और नहीं होता, बस अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है। यह ऑटो हॉर्न साहब, एफ स्ट्रासमैन, जिन्होंने प्रथम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की थी। तो ये न्यूट्रॉन का अटैक करवाएंगे यूरेनियम पे तो 3 न्यूट्रॉन फिर से निकलेंगे। ये अलग अलग यूरेनियम पे अटैक करेंगे और हर यूरेनियम से फिर 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे और फिर वो फ्रेश यूरेनियम पे अटैक करेंगे। इस तरह से एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया बन जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन किस प्रिंसिपल पे? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे आधारित होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु बम में कैसा रिएक्शन होता है? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। तो परमाणु बम में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है। परमाणु बम में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो देखिए इस रिएक्शन को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये अनकंट्रोल हो जाएगा और यही कहलाएगा एटम बम। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो यही बन जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। ऐसे छोड़ दिया तो बन गया एटम बॉम्ब और अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो बन जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको परमाणु भट्टी कहते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन करने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एनरिको फर्मी। और अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसा रिएक्शन होता है तो अनकंट्रोल्ड हटा दीजिए बस। यहाँ क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो कैसे इतने भयंकर रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं? कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, उसको देखते हैं। सबसे पहले होता है ईंधन, फ्यूल के रूप में। ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यूरेनियम का। दूसरा कंपोनेंट होता है कूलेंट, शीतलक। शीतलक का काम होता है अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करना। इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा हीट। आप जानते हैं चाहे वो फ्यूजन रिएक्शन हो या फ्यूजन रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन के दौरान काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा यानी हीट रिलीज होती है। ये जो हीट रिलीज हो रही है
अगर आप इसे एब्जॉर्ब ना करें तो एटॉमिक रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएगा और फिर से वो एटम बॉम्ब का ही रूप ले लेगा। तो कूलेंट का काम होता है अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करना। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि शीतलक का काम क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करना। दूसरा कि कूलेंट के रूप में यूज किसका करते हैं, तो कूलेंट के रूप में हम लोग नॉर्मल वाटर का यूज कर सकते हैं, CO2 का यूज कर सकते हैं, मॉल्टेन सोडियम यानी द्रवित सोडियम का यूज कर सकते हैं, एयर का यूज कर सकते हैं, हवा का यूज कर सकते हैं। एक तरफ से हवा भेजिए दूसरी तरफ से निकालते जाइए तो हवा गर्म होकर निकलती जाएगी। तो कूलेंट के रूप में नॉर्मल वाटर, CO2, द्रवित सोडियम और हवा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मॉडरेटर मंदक। पूछता है कि मंदक यानी मॉडरेटर का काम क्या होता है, तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं एटम बॉम्ब की बात करूं और वहां पे आपसे पूछूं कि एटम बॉम्ब में रिएक्शन के अनकंट्रोल्ड होने का कारण क्या था, बताइए मुझे। एटम बॉम्ब में रिएक्शन के अनकंट्रोल होने का कारण क्या था, आवारा न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन ने यूरेनियम पे अटैक किया और 3 न्यूट्रॉन निकल गए। ये 3 न्यूट्रॉन फिर अलग अलग यूरेनियम को छेड़ेंगे जाकर और फिर इससे 3 निकल जाएगा ना। तो इन आवारा न्यूट्रॉनों की वजह से रिएक्शन कंट्रोल हो रहा है, अनकंट्रोल हो रहा है। फिर ये जाकर छेड़ेंगे दूसरे यूरेनियम को, फिर 3 निकल जाएगा। तो रिएक्शन के अनकंट्रोल होने की वजह है कि आवारा न्यूट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लें तो रिएक्शन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अब हमें इस न्यूट्रॉन को पकड़ना है। जब न्यूट्रॉन निकलता है किसी रिएक्शन के दौरान तो इसकी वेलोसिटी काफी हाई होती है। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी को कम करना होगा। जैसे कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और उसको पकड़ना है तो सबसे पहले आप उसकी वेलोसिटी को कम करोगे तब पकड़ोगे। तो मॉडरेटर का भी यही काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कि ये न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। नाम ही है मॉडरेटर, मॉडरेट करना, मंद करना, गति को मंद कर देता है। और फिर पूछा जाता है कि मॉडरेटर के रूप में किसका यूज करते हैं, तो हेवी वाटर और ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ये सब सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कितने इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब न्यूट्रॉन की गति कम हो गई, अब होता है उस वहां पे कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़। ये आवारा न्यूट्रॉनों को पकड़ लेता है। आवारा लोगों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग भी रॉड रखते हैं ना पीटने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी आवारा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, पकड़ने के लिए कंट्रोल रॉड होता है। इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, या अतिरिक्त न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से न्यूट्रॉन को जाने देंगे। कितने न्यूट्रॉन जाएंगे इस तरह से रिएक्शन होगा, उतनी एनर्जी निकलेगी जितनी एनर्जी हम संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अपनी मर्जी से न्यूट्रॉन भेजते हैं ताकि वो न्यूट्रॉन जाए, रिएक्शन हो, एनर्जी निकले और उस एनर्जी से हम लोग बिजली उत्पादन करें, अन्य काम करें। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड का काम होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। और कंट्रोल रॉड के रूप में यूज किसका करते हैं, तो कैडमियम की रॉड और बोरोन की रॉड का इस्तेमाल हम कंट्रोल रॉड के रूप में करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया तो यही बन जाएगा क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर, और उसको छोड़ दिया तो यही बन जाएगा एटम बम जो कि विनाश कर देता है। बात समझ में आया। अब देखिए, जब ग्रेफाइट का इस्तेमाल मंदक के रूप में करते हैं, मॉडरेटर के रूप में अगर ग्रेफाइट का यूज करते हैं तो एटॉमिक रिएक्टर को एटॉमिक पाइल कहते हैं। लेकिन अगर हेवी वाटर का यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में तो उसको स्विमिंग पूल एटॉमिक रिएक्टर कहते हैं। So when graphite is used as a moderator in a nuclear reactor, then this is called atomic pile. While heavy water is used as a moderator in a nuclear reactor, then this is called swimming pool reactor. Is it clear? Clear हुआ? चलिए, अब आइए फ्यूजन पे। फ्यूजन इसका उल्टा होता है। फ्यूजन में एक बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटा नाभिक बनाता था ताकि वो अस्थायी हो सके। लेकिन फ्यूजन में क्या होगा कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, या दो छोटे तत्व मिलकर एक बड़े तत्व का निर्माण करते हैं। इसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, है ना। बट ये रिएक्शन काफी अधिक तापमान पे होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे बेस्ड है, तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित होती है। सूर्य और तारों में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य और तारों में क्या होता है कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉम्ब किस अभिक्रिया पे आधारित होता है, तो फ्यूजन रिएक्शन पे आधारित होता है। सन और स्टार्स में कौन सा रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। सन और स्टार में हो क्या रहा है, तो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं। सो हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड इन सन एंड स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस। और ये काफी अधिक तापमान पे होता है, लगभग 10⁻7 केल्विन और 10⁻6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो ये काफी अधिक तापमान पर, मतलब काफी अधिक तापमान बोले तो 10⁻7 केल्विन पे होता है। तो याद रखिएगा, एटम बम फ्यूजन पे, हाइड्रोजन बम फ्यूजन पे। तो ये था कल का बचा हुआ टॉपिक। कोई शक किसी को? हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने वाले थे कौन, वो आप बताइए। हाइड्रोजन बॉम्ब किसने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल्दी बताइए, ये तो पता होना चाहिए था सबको। हाइड्रोजन बॉम्ब वाज डिस्कवर्ड बाय, बताइए। अब तक तो उत्तर आ जाना चाहिए था। एडवर्ड टेलर, बिल्कुल सही, एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज की थी। नहीं, फॉर्मूला कहाँ है इसमें, इस टॉपिक में तो फॉर्मूलाज है ही। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना रखिए ध्यान, बने रहिए ग्रेडर के साथ अपना स्कोर बेटर करने के लिए।